नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल है। ठीक है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल, तो सेल को लेकर बायोलॉजिकल वर्ल्ड में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे जो प्राइमरी होता है वो उसका बेसिस होता है, या हम कह सकते हैं कि उसका बेस होता है। उस बेसिस को क्लियर करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तब जाके वो सिलेबस, या हम कह सकते हैं उसका कवर होता है, या कह सकते हैं कि इंटायर जो टॉपिक होता है उसके ऊपर पकड़ होती है। तो बायोलॉजिकल वर्ड का जो सबसे बेसिक जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। देखिए कि हम सेल को सबसे बेसिक जो टॉपिक है वो हम क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि जो सेल है वो इंटायर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस है वो सेल पे डिपेंड होता है। क्लासिफिकेशन के बेसिस से अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजिकल जो भी देखते हैं, या इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स होता है, उस ऑर्गेनिज्म को लेकर उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट या डेवलपमेंट होता है वो सेल को लेकर होता है, और सेल उसमें एक प्राइमरी तौर से क्या करती है, वर्क करती है। जैसे हम मानते हैं कि जो एक कोई भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग जो यूनिट्स होती है वो एक स्मॉलर बेक्स होता है। उसका अटैचमेंट के बाद एक वॉल का फॉर्मेशन होता है, फिर फोर वॉल बनकर एक रूम का फॉर्मेशन होता है, फिर एक फ्लोर का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद जाकर क्या होता है, एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ऐसे में अगर हम देखते हैं कि जो सेल है वो सबसे क्या है, किसी भी एक लिविंग फॉर्म के लिए या एक जीवित प्राणी के लिए क्या होता है, एक सबसे स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी होती है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के लिए। उसी की जो रिपीटेटिंग जो फॉर्म होती हैं उसको फिर हम क्या कहते हैं, बॉडी का फॉर्मेशन या एक डेवलपमेंट हो पाता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो क्या है, सेल है। जैसे आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर अगर, या हम मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक पेन है, इस पेन को हम कट करते जाएंगे तो सबसे लास्ट में जो नॉन डिविजिबल होगा, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं कि ये जो मटेरियल है इसका सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या है, एटम होता है। जैसे एटम है उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, या दूसरे रेफरेंस में अगर बात करें तो केमिकल कंपोजिशन की सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो कौन है, एटम। ऐसे में अगर हम बात करते हैं जो सेल है वो किसी भी एक लिविंग फॉर्म के लिए या जिंदा प्राणी के लिए क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है सेल। जैसे हम बात करते हैं कि ये क्या है, बेसिक यूनिट है, तो हम कहते हैं कि जो सेल है, सेल क्या है, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल है वो सेल क्या है, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में हम और भी चर्चाएं करेंगे। उन चर्चाओं से पहले हम दो डेफिनेशंस जो होती हैं उन डेफिनेशंस को कवर करके टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक वर्ड आता है कि जो सेल है, उस सेल को जहाँ पर हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो आप जानते होंगे, या हम अब जो पढ़ रहे हैं तो इसमें हम कवर करेंगे कि जो सेल है वो सेल जहाँ पर हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को सेल बायोलॉजी बोलते हैं, और जो सेलुलर स्टडी होती है उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, सेल की साइटोलॉजी बोलते हैं, और साइटोलॉजी स्टडी होती है। तो हम देखते हैं कि दिस स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग, या हम कह सकते हैं कि फंक्शन, द स्टडी ऑफ द फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड composition, the study of the function, structure and composition। किसका, of the cell। सेल की स्टडी करते हैं, जब फंक्शन करते हैं, किसका, सेल का फंक्शन होता है,
स्ट्रक्चर है, उसका केमिकल कंपोजिशन है, और जो सेल के बारे में जो हम स्टडी करते हैं इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो इसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। यानी कि जहाँ पर हम सेल की स्टडी करते हैं या सेल के बारे में जो स्टडी करते हैं, और एक नॉर्मल हम जैसे किसी भी जो सब्सटेंस होता है उसकी जो स्टडी की जाती है, तो ऐसे ही जब हम सेल की स्टडी करते हैं उस स्टडी को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। देखिए, द स्टडी ऑफ द फंक्शन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अब बात ये आती है कि जब साइटोलॉजी की स्टडी करते हैं तो साइटोलॉजिकल जो स्टडी होती है उसमें इनिशियली किसी न किसी साइंटिस्ट के द्वारा तो शुरू की जाती है, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा जिसका वर्क होता है उसको हम एक सम्मान के तौर पर हम उसको बोलते हैं फादर। तो इससे ही जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो देखिए कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, यानी कि सबसे पहले सेल के ऊपर वर्क किसने किया। तो आपको रिकॉल होगा, या हम जैसे जानते हैं कि कौन है, रॉबर्ट हुक है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया था, सेल के ऊपर स्टडी की थी, और उन्होंने बताया था, या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सॉ या फर्स्ट डिस्क्राइब कौन, रॉबर्ट हुक। तो साइटोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, रॉबर्ट हुक। अब जब जानते हैं कि इनिशियली जो स्टडी होती है वो धीरे धीरे हमारे लिए क्या होती है, स्टडी के बेसिस पर ओल्ड में चली जाती हैं, फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और नई टेक्निक्स उसमें ऐड होती जाती हैं, या मॉडर्न्स जो व्यू होते हैं उनके साथ जो स्टडी करते हैं। तो इसी में ही आगे है कि जो दूसरे हैं, अगर हम साइंटिस्ट का नाम देखते हैं तो आगे आते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, सीपी स्वानसन। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, सीपी स्वानसन। इसी के साथ अगर हम देखते हैं कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है, ए.के. शर्मा। ठीक है, अभी तक हमने देखा है कि जो सेल है वो सेल क्या है, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो प्राइमरी तौर पर जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है किसी भी लिविंग फॉर्म का वो कौन सा है, सेल। सेल है कौन सी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। जहाँ पर हम सेल की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं द स्टडी ऑफ, किसके बारे में, सेल की फंक्शनिंग को लेकर, सेल की स्ट्रक्चर को लेकर, और सेल के कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन की बात आती है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशंस। कंपोजिशन किसका, सेल का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम ये देखते हैं कि इनिशियल लेवल पर किसने इसके ऊपर फर्स्ट या पाइनियर तौर पर इसके ऊपर स्टडी की थी, या सबसे मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशंस है वो किस आदमी का है, किस साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो इसमें आता है फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक है। फिर मॉडर्न जो साइटोलॉजी है उसके फादर कौन है, सीपी स्वानसन है। और इंडियन जो साइटोलॉजी के फादर हैं वो कौन है, ए.के. शर्मा है। जब हम साइटोलॉजी जो है उस साइटोलॉजी की स्टडी करते हैं तो वो
हम इंटायरली जब हम साइंस में डिवाइड करते हैं तो मेनली 3 ब्रांच है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच के अंदर हम ये स्टडी करते हैं, तो वो कहलाएगी सेल बायोलॉजी। जैसे बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सेल की स्टडी, कंपोजिशन, जेनेटिक्स, डेवलपमेंट, ये जहाँ स्टडी करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट्स डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंपोजिशन, डेवलपमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक है, ब्रांच, अब हम इसकी डेफिनेशन देखे हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, branch of biology that's deal with, किसके साथ हम डील कर देंगे, जो सेल है, सेल के वेरियस एस्पेक्ट, डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट्स, किसका, वेरियस एस्पेक्ट किसके, सेल का, सेल वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, क्लियर, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, केमिकल उसका कंपोजिशन, जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किसका, डेवलपमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। तो हम इसको क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी बोलते हैं। तो देखिए कि जैसा हम जानते हैं कि जो ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, वो किसके साथ डील्स करती है, वेरियस फंक्शंस एंड एस्पेक्ट ऑफ, कौन कौन से, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और केमिकल, जेनेटिक और डेवलपमेंट, किसका, सेल का। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल बायोलॉजी बोलते हैं। क्लियर, यानी कि जो सेल है वो सेल सबसे बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और किसी भी प्रकार से हम जो ऑर्गेनिजम्स है उसकी स्टडी करना चाहते हैं, हर एक स्टडी में या बायोलॉजिकल जो स्टडी का सबसे बेसिक पॉइंट है वो कौन है, उसकी सेल। अभी हम देखेंगे कि जो सेल है वो सबसे बेसिक क्यों है। ठीक है, अभी हमने डेफिनेशंस पढ़ा है, इससे पहले जो डेफिनेशन पढ़ा है वो डेफिनेशन किसकी पढ़ी है, जो स्टडी सेल के बारे में करते हैं उसको साइटोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी के अंदर जहाँ उसकी स्टडी करते हैं उसको सेल बायोलॉजी बोलते हैं। क्लियर, और ये भी हम कह रहे हैं कि जो सेल है वो सेल क्या है, सभी ऑर्गेनिजम्स के एक बेसिक यूनिट है, या हम कह सकें इंटायर जो लिविंग फॉर्म है उसका सबसे बेसिक फॉर्म है वो कौन है, सेल है, या यूँ उसकी जो बेसिक यूनिट है वो कौन है, सेल है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, all organism is composed, all organisms is composed of composed of, all organism composed of cell, यानी कि सभी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसी के कहते हैं कि ये क्या है, जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? तो हम ये देखते हैं कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, वो कैसे और हम क्यों इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के तौर पे हम मानते हैं। देखिए, अब एक तरीके से एक ऑर्डर है जिसको हम हायरार्की बोलते हैं। उस हायरार्की के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक बार हम अरेंजमेंट देखते हैं। जैसे कोई भी है, जैसे हमने अभी बात की थी, कोई भी एक बिल्डिंग का जो निर्माण होता है या बिल्डिंग फॉर्मेशन के लिए सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो क्या है, उसकी एक ईंट है, यानी कि ब्रिक्स है। उसका एडिशन होता जाता है, एक वॉल का फॉर्मेशन होता है, फिर 4 वॉल का फॉर्मेशन होता है, फिर एक रूम का फॉर्मेशन होता है, एक फ्लोर का फॉर्मेशन होता है, और ऐसे कर कर क्या होती है, एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो अभी हम देखते हैं कि देखिए, देखिए कि कोई भी एक सेल है, सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती। टिश्यू मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, और फिर ये किसको मिलकर बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? जैसे आप जानते हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है या लिविंग फॉर्म है, वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। और मेटाबॉलिज्म करता है तो मेटाबॉलिज्म के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करता है, फूड से ऑब्टेन करता है। क्लियर है? हम ये जानते हैं कि अगर फूड है तो उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन होगा तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है और उसी को एज ए सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ किया जाएगा, जहाँ से वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो एनर्जी को रिलीज़ कराने वाला जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, रेस्पायरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करती है, एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। क्लियर? रेस्पिरेशन है, सेल का डिवीज़न है, डेवलपमेंट है, यानी कि सेल क्या करती है, हर तरीके से क्या करेगी, ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगी। और सेल एक स्टेबल होगी तो कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट होगा, रेस्पिरेशन होगा, तो डिफरेंट डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, परफॉर्म करता है। जैसे हम फूड की बात करते हैं, रेस्पिरेशन की बात करते हैं, एक्सक्रेशंस हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, ग्रोथ की बात हो गई, या हम कह सकते हैं एक्सेट्रा, जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, परफॉर्म करता है। ऐसे अगर हम बात करते हैं तो एक जो इंडिविजुअल सेल है, उस सेल को भी क्या होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। सेल है वो क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। सेल के अंदर भी क्या होती है, ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये जो सभी प्रॉपर्टीज़ हैं, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, परफॉर्म करता है, वही सभी एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म कर रहा है, सेल परफॉर्म करती है। या हम कह सकते हैं कि जो सेल है वो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ जो शो होती हैं वो ऑर्गेनिज्म शो करता है, या ऑर्गेनिज्म जितनी एक्टिविटीज़ को शो करता है, बेसिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सेल परफॉर्म करती है। हम ये भी जानते हैं कि जो सेल है वो सेल यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना होता है। या हम कह सकते हैं कि जो सेल है, सेल का जो एग्रीगेशंस होता है, एग्रीगेशंस से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशंस होता है। और जो सेल है वो किस में पार्टिसिपेट करती है, सभी बेसिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं या जितनी भी फंडामेंटल्स एक्टिविटीज़ होती हैं जो सर्वाइवल के लिए क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं, उन सर्वाइवल जो फैक्टर, जैसे फूड है, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी रिलीज करेगा, रेस्पिरेशन है, और वो है उसके साथ स्टेबल होने की ग्रोथ,
इतनी सारी एक्टिविटी सेल भी परफॉर्म कर रही है और ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म कर रहा है, तो फिर डिफरेंस क्या रहता है कि सेल को क्यों एग्रीगेट होना पड़ा? क्योंकि नंबर ऑफ सेल अगर ज़्यादा होंगी तो फूड का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म एनर्जी जो लॉसेस होते हैं वो भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इस बिहाफ के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो सेल है और ऑर्गेनिज्म है। जब नेचर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सेल का फॉर्मेशन हो गया है तो नेचर को क्या ज़रूरत पड़ी कि उसको ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना पड़ा। इस बात को देखते हुए हम ये समझेंगे कि कोई भी एक सिंगल पर्सन है किसी भी परिवार के अंदर, या आप जहाँ पर स्टडी कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन के अंदर आप देखते हैं कोई भी सिंगल पर्सन है, वो सिंगल पर्सन एज ए हेड के तौर पे भी काम करता है, काउंसलर के तौर पे भी काम करता है, पियोन के तौर पे भी काम करता है, टीचर के तौर पे भी काम करता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो बर्डन है वो किसके ऊपर रहेगा, एक सिंगल पर्सन के ऊपर रहेगा। अगर 2 पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, 2 से 3 होते हैं, 3 से 4 होते हैं, और कह सकते हैं कि मोर देन 1 होते हैं, तब क्या होगा, सभी का अपना जो वर्क है वो स्पेसिफिक डिवाइड हो जाता है। और जब वर्क डिवाइड हो जाता है तो वर्क डिवीज़न की वजह से क्या होता है, उसमें एफिशिएंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब हमें यहाँ समझने की ज़रूरत यह है कि एफिशिएंसी का मीनिंग जो है वो क्या है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन है कंटिन्यूसली चेंज होती हैं, या हम कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो फॉरएवर स्टेबल नहीं होती हैं। एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए सेल एग्रीगेट होती हैं, और सेल एग्रीगेट होती हैं उसका डिवीज़न का वर्क है ये वो, या हम कह सकते हैं कि जो लेबर ऑफ डिविजन्स है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और वो जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो सर्वाइवल फैक्टर के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। क्लियर? अब हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को, इस ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंटल पार्ट को, इस ऑर्गेनिज्म के किसी भी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल स्टडी के लिए हम उसकी सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है सेल, इस सेल को हम क्या कर रहे हैं, अब स्टडी करते हैं। और स्टडी करके हम सेल के बिहेवियर को देखेंगे, सेल के डेवलपमेंट को देखेंगे, सेल का डिफरेंट जो मेटाबॉलिज्म्स है उसको हम स्टडी करेंगे। और जब सेल का डिफरेंट मेटाबॉलिज्म ये अगर हमें समझ में आता है तो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग मोर अप्रोप्रिएट या मोर क्लियर होगी। इसी सभी प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए हम सबसे पहले सेल के बारे में हम स्टडी करते हैं। और सेल के बारे में हम स्टडी करते हैं तो बेसिकली ये है कि देखो हमने यही देखा है कि जो सेल है तो भी जो बेसिक फंडामेंटल्स जो फंक्शंस हैं वो सेल भी कर रही है, और कौन कर रहा है, ऑर्गेनिज्म कर रहा है। सिर्फ इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकल के आता है वो किसका आता है, नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है वो हम नंबर के बेसिस पे देखते हैं। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि सेल का जो क्लासिफिकेशंस है वो अगर हम देखते हैं तो देखिए क्या होगा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, सेल है या तो क्या रहेगी, सिंगल सेल रहेगी, या क्या सेल रहेंगी, मैनी सेल रहेंगी। क्लियर? या तो क्या रहेगी, सिंगल सेल रहेगी, या क्या रहेगी, मैनी सेल रहेंगी। किसकी बात कर रहे हैं, सेल को हमने 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है, सिंगल सेल के बेसिस पर और मल्टी सेलर, या हम कह सकते हैं कि मैनी सेल के बेसिस पर। फर्स्ट जो आता है वो क्या आएगा, सिंगल सेल। सिंगल सेल का मतलब क्या होगा, हम जो टर्म देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। हम क्या कहते हैं उसको, यूनिसेलुलर।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कोई भी कौन ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कौन है? मैनी सेल्स है। मैनी सेल्स का मतलब होगा मोर देन वन सेल्स। मैनी सेल का मतलब क्या है? मोर देन वन सेल। उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक सेल से मिलकर बना हुआ है तो क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। और एक सेल से अगर ज़्यादा है या मोर देन वन सेल है उसको क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी फंक्शंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है वो सारे फंक्शन कौन करता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये क्या है? कैपेबल ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है किसका? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, या एक सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ये ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो सारे फंक्शंस करता है जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, या जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है वो सारे फंक्शन कौन करता है? एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म भी करता है। तो परफॉर्मिंग सेकंड है परफॉर्मिंग। किसको परफॉर्म करता है? एसेंशियल फंक्शन। एसेंशियल फंक्शन ऑफ कौन से सारे एसेंशियल फंक्शन जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं? तो लाइफ के सारे एसेंशियल जो फंक्शन है वो क्या करता है? परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल जब अगर हम बात करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं तो कौन होता है? जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, डाइनटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, अमीबा। तो ये सारे कौन है? एग्जाम्पल्स हैं किसके? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। यहीं पर अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। तो वो सारे फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो सिंगल सेल है उसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो एक सेल से बना हुआ है वो कौन है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने सर्वाइवल के सारे जो फंडामेंटल्स फंक्शंस है वो परफॉर्म करता है। जिंदा रहने के लिए जितने भी ज़रूरी हैं उनको क्या करता है? परफॉर्म करता है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैपेबल होता है अकेला रहने के लिए, यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, और वो सारे फंक्शंस करता है जो जिंदा रहने के लिए क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स जो है जैसे कि बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, डाइटम्स है, अमीबा है, एक्सेट्रा। बहुत सारे फंक्शन ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? हमने बात की थी कि एक जो सेल्स होती है अगर वो सभी फंक्शन करती है तो स्पेसिफिकेशन क्या होता है? उसमें एब्सेंट होता है, या डिविजन्स ऑफ लेबर है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है तो उसके अंदर डिविजन्स ऑफ लेबर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। यानी कि एक कार्य को करने के लिए या एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए उसकी एफिशिएंसी है वो क्या होगी? ज़्यादा होती है। और एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होती है तब हम ये कहते हैं कि उसका सर्वाइवल रेट जो होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, या क्या होता है? डाइवर्स फॉर्म में होता है। क्लियर?
तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, डिविजन्स ऑफ लेबर देखने को मिलती है, डिविजन्स ऑफ लेबर देखने को मिलती है, किसके अंदर है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में नंबर ऑफ सेल कितनी है, 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 14 नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, यानी कि इसका जो नंबर है वो इतना, एक जिसको बिलियन ट्रिलियंस के अंदर बोलते हैं, वो नंबर कितना है ह्यूमन के अंदर, 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 14। इतनी नंबर ऑफ सेल्स है वो कोऑर्डिनेटली क्या करती हैं, वर्क करती हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं ह्यूमन के अंदर 200 टाइप की 200 टाइप ऑफ सेल है, यानी कि संख्या कितनी है, 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 14, और वहाँ पर टाइप ऑफ जो सेल्स होती हैं वो कितनी है, 200 टाइप ऑफ सेल्स या मोर देन 200 टाइप ऑफ सेल्स। यानी कि जो सेल्स होती है उस सेल का अपना एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उस सेल के अंदर क्या होगा, सेल किसी भी एक जो लाइफ होती है, या हम कह सकते हैं कि सेलुलर जो लाइफ होती है उस सेलुलर लाइफ का, या हम कह सकते हैं कि किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स है उस ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक जो फंडामेंटल्स जो होता है वो फंडामेंटल कौन है, सेल है। सेल सभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती है, एक बेसिक यूनिट की तरह काम करती है, और उसी से मिलकर सभी ऑर्गेनिज्म बने हुए होते हैं, और वही क्या है, बेसिक यूनिट है एक लाइफ की, वही बेसिक यूनिट है एक ऑर्गेनिज्म की, और वहीं से हम जानते हैं कि जो बायोलॉजिकल स्टडीज़ होती है उसकी भी क्या है, बेसिक यूनिट होती है। क्योंकि अगर हम सेल के बारे में जानते हैं तो सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना क्या होता है, ईजी होता है, समझना आसान होता है। इसी के साथ हम सेल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेल इज द cell is the fundamental structural and functional, cell is the structural, functional, fundamental unit of all living organisms। तो हम ये जानते हैं, या इतना हम समझ चुके हैं अब तक के डिस्कशन के अंदर, कि जो सेल है वो क्या है, सेल एक फंडामेंटल है, बेसिक यूनिट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट है, और बेसिक फंक्शनिंग यूनिट है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल्स यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो सेल है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के लिए भी बेसिक यूनिट है, एज इट इज़ किसके लिए है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए भी। सेल है तो अकेले फंक्शन कर रही है तो भी वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है, वही जब वो एग्रीगेशंस में होते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर वो प्रेजेंट होती है तब भी वो सारे फंक्शंस क्या करती है, परफॉर्म करती है। यानी कि हम मानते हैं कि जो सभी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी ओरिजिन्स जो होती है वो सिंगल सेल से होती है। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल मल्टी सेलुलर organisms developed from a single cell
किससे? सिंगल सेल। और उस सिंगल सेल का नाम हमारे पास क्या है? जाइगोट। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, जो अपोजिट जो गैमेट है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है या फ्यूजन होता है, उसमें दो जो गैमेट के फ्यूजन से जो फर्स्ट सेल जो बनती है, उस फर्स्ट सेल को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट क्या है? जाइगोट एक वो पहली सेल है, ठीक है। जाइगोट क्या है? वो जो पहली सेल है जो डिवाइड कर कर आगे चलकर किसका निर्माण करेगी? मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगी। ऑल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम ए सिंगल सेल, और सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं? जाइगोट बोलते हैं। जो ये सिंगल सेल है जाइगोट, इस जाइगोट या हम कह सकते हैं कि जो सिंगल सेल है, इस सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट। क्या बोलते हैं इसको? टोटीपोटेंट। कौन सी प्रॉपर्टी है? टोटीपोटेंट। देखिए, टोटीपोटेंट जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी सेल के अंदर है? मल्टी सेलर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी सबसे जो फर्स्ट सेल होती है, उस सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। और वो प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी है? टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट क्या होती है? ए सिंगल सेल हैज एबिलिटी टू फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म। ए single cell have the ability to form, एक जो सिंगल सेल्स होती है, उस सिंगल सेल के अंदर क्या होती है? ये एबिलिटी होती है टू फॉर्म होल, टू फॉर्म होल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करने के लिए इसके पास क्या होती है? कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। इस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी बोलते हैं। यानी कि आइए हम क्या देखते हैं कि जो सेल है, वो सेल सभी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? बेसिक यूनिट है। वो बेसिक यूनिट कैसे है? अगर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है, कैपेबल होती है ऑल टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए या सर्वाइवल के लिए जितने भी फंक्शन नेसेसरी हैं, जैसे फूड का इंटेक करना है, डाइजेशन करना है, रेस्पिरेशन करना है, एक्सक्रेशन करना है, डिविजन्स करना है, रिप्रोडक्शन करना है, एवरीथिंग्स। तो ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल, यानी कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। अगर सेल से मिलकर कोई भी ऑर्गेनिज्म बना हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, इसकी भी जो स्टार्टिंग होती है वो एक सेल से होती है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसके अंदर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होता है जिससे टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम है या फिर होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यानी कि जितने फंक्शन सेल के पास होते हैं वही सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं। मेजर जो डिफरेंस होता है डिवीजन ऑफ लेबर का होता है। सेल में स्पेसिफिकेशंस हैं वो लेसर होते हैं, तो मोर जो स्पेशलाइजेशंस जो होता है फंक्शंस को लेकर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं टच का है, स्मेल का है, टेम्परेचर का सेंसिटिविटी है, या चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन को जितना इफेक्टिवली मैमल्स जितना डिटेक्ट कर पाता है उतना सेल नहीं कर पाती। इसी बेसिस पर हम ये जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सभी की जो स्टार्टिंग है वो सिंगल सेल से हुई है। तो अगर सिंगल सेल एज इट इज है तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो उसकी लाइफ की स्टार्टिंग है वो भी क्या है? एक सिंगल सेल से होती है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो से सबसे फर्स्ट जो सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है वो सिंगल सेल कौन सी है? टोटीपोटेंट। जाइगोट है, उस जाइगोट के अंदर या उस सिंगल सेल के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी है?
टोटिपोटेंसी होती है। ये टोटिपोटेंसी का मीनिंग क्या होता है? ए सिंगल सेल हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म होल ऑर्गेनिजम्स, पूरे बॉडी का निर्माण करने की क्षमता होती है। इसको हम क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी बोलते हैं। एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि आज का जो डिस्कशन था, इस डिस्कशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सिंपल सा ये मान के चले हैं कि जो सेल है वो सेल सभी की लिविंग फॉर्म की, यानी कि सभी लिविंग फॉर्म की या लाइफ की क्या है? सबसे बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल्स यूनिट होती है। इसी को लेकर हमने क्या कहा था? सेल का जहाँ पर हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं, यानी कि जो स्टडी ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि उसके डिवीज़न का, फंक्शन का, इनको अगर हम देखते हैं तो साइटोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन, केमिकल या केमिस्ट्री है, या दूसरा अगर हम जेनेटिक डेवलपमेंटल जो पार्ट है उसको जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी बोलते हैं। प्राइमरी हमने ये कहा था कि जो साइटोलॉजिकल स्टडी जिन्होंने भी की उसको हम फादर बोलते हैं, और फादर कौन है? रॉबर्ट हुक, सेल बायोलॉजी के, साइटोलॉजी के। मॉडर्न सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? सीपी स्वानसन है। इंडियन जो सेल बायोलॉजी है उसके जो फादर हैं वो कौन है? ए.के. शर्मा है। इसी को लेकर हम बात कर रहे थे कि जो यूनिसेलर है और मल्टी सेलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच का जो स्पेसिफाइड डिफरेंस और डिवीज़न ऑफ लेबर को होगा, यानी कि स्पेसिफिक जो फंक्शंस हैं वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेंगे। यूनिसेलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है वो कैपेबल तो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए या एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, पर उसमें स्पेशलाइजेशंस क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसी में फिर क्या हुआ? इवोल्यूशन के बेसिस पर इसमें एग्रीगेशन होना स्टार्ट होता है, और फिर सिंगल सेल है वो क्या बनाती है? मल्टी सेलर स्ट्रक्चर या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। यही हम बात कर रहे हैं कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स है उसकी भी जो स्टार्टिंग होती है वो सिंगल सेल से होती है। और जब सिंगल सेल जो प्राइमरी लेवल पर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर सबसे जो फर्स्ट सेल का जो निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट की जो सेल होती है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी बोलते हैं। और टोटिपोटेंसी ये होती है कि कोई भी सेल है उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो कंप्लीट या होल ऑर्गेनिज्म का क्या कर सकती है? फॉर्मेशन कर सकती है। इसको हम क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी बोलते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन्स ये निकल के आता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने से पहले हमें उस सेल के बारे में अगर पता होता है तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म को समझना, पढ़ना आसान हो जाता है। आज के डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।